जिसका नाम था लाल सेना। यानी ट्रॉट्स्की ने एक विशाल सेना का गठन किया और उस विशाल सेना का नाम क्या था? लाल सेना था। लाल सेना सफलतापूर्वक विदेशी हमलों का सामना किया, यानी जो विदेश से आक्रमण जो लोगों ने किया उसका उन्होंने सफलतापूर्वक सामना किया। और आंतरिक विद्रोह को भी दबाने के लिए एक और संगठन बनाया गया, गुप्त संगठन जिसको कहा गया, उसका नाम था चेका। चेका नाम के एक पुलिस गुप्त संगठन बनाया गया जो आपस में आंतरिक देश के अंदर जो होते थे लड़ाई झगड़े, उसको दबाने के लिए एक गुप्त संगठन बनाया गया जिसका नाम चेका है। और अचानक छापा मारने के लिए और विद्रोहियों को गिरफ्तार करने के लिए भी लेनिन ने इसका प्रयोग किया। चेका जो था संगठन, उसका प्रयोग किया, जो आपस में लोग विद्रोह की भावना रखते थे और जहां पे वो लोग मीटिंग वगैरह करते थे वहां पे इन्होंने छापा मारने के लिए एक संगठन का उपयोग किया जिसका नाम था चेका। लेनिन ने एक शक्तिशाली केंद्रीय सत्ता की स्थापना की और सन 1918 ईस्वी में विश्व का पहला साम्यवादी शासक स्थापित करके रूस को एक नया संविधान दिया। यानी 1918 में विश्व का पहला साम्यवादी शासक कौन बना? लेनिन बना। पूछ सकता है। और इन्होंने रूस को एक नया संविधान दिया भी, और इसका नाम रखा गया सोवियत साम्यवादी गणराज्य समूह, जिनको बोलते हैं हम लोग यूएसएसआर। आज भी यूएसएसआर कहीं आप लोग देखते होंगे, यूएसएसआर यानी सोवियत समाजवादी गणराज्य समूह इसको कहा गया है। ठीक है। अब कह रहा है कि इसके बाद भी राज्य के प्रतिनिधित्व सरकार की व्यवस्था की गई और राजनीतिक संगठन में सबसे निचले स्तर पर सोवियत नामक जो स्थानीय समितियां बनाई गई, यानी लोगों के आम जनता को विकास करने के लिए सोवियत नाम के एक स्थानीय संगठन भी बनाया गया और इसके में मंत्रिमंडल के सदस्यों का चुनाव किया गया। और लेनिन ने नए संविधान में एक नियम बना दिया कि 18 वर्ष से अगर आप ऊपर हैं तो आपको किसी को भी वोट देने का, मत देने का अधिकार प्राप्त आपको होगा। इसी को लेकर लेनिन ने अपने पूरे प्रयासों को किया। और इसी तरह लेनिन के शासन नियमों में परिवर्तन करने के साथ ही बोल्शेविक दल का भी नाम बदलकर साम्यवादी दल कर दिया गया। यानी शासन में जो परिवर्तन किया लेनिन, उसी कारण क्या किया गया? बोल्शेविक क्रांति को नाम बदल करके क्या कर दिया गया? साम्यवादी दल कर दिया गया। इसमें लाल रंग के झंडे पर हंसुआ और हथौड़े को संशोधित करके एक झंडा तैयार किया गया और यह झंडा साम्यवाद का प्रतीक था। यानी जैसे जैसे उन्होंने परिवर्तन किया उसके अकॉर्डिंग इसका नाम भी बदल दिया गया, यानी बोल्शेविक क्रांति को साम्यवादी क्रांति कह दिया गया। और इसमें एक झंडा तैयार किया गया जिसमें झंडे में था लाल रंग का झंडा था और इसमें हंसिया था और हथौड़ा था। यानी आप लोग देखे होंगे इसका लोगो अक्सर झंडे पे, तो ये जो है साम्यवादी का प्रतीक झंडा है, इसे साम्यवादी झंडा भी कहा गया। लेकिन लेनिन के किसानों का बहुमत में था, लेनिन क्या था? किसानों के बहुमत में था और बोल्शेविक दल का भी सहयोग उन लोगों ने किया था। उत्पादन की समस्या से निपटने के लिए, किसान में जो उत्पादन की समस्या था उसको निपटने के लिए लेनिन ने युद्ध स्तर पर साम्यवाद लागू कर दिया और इसमें फैक्ट्रियों में तकनीकी वादी यंत्रों का स्थापना किया। यानी फैक्ट्री में तकनीकी, यानी कहने का मतलब मशीन वगैरह लगाया, जिससे क्या हुआ? मजदूरों को फैक्ट्री में उत्पादन पर नियंत्रण करने का स्थापित नहीं हो पाया, यानी मजदूरों को काम नहीं मिल पाया। और उन्होंने इसको और बढ़ाने के लिए किसानों से जबरन वसूली करना शुरू कर दिया, जिससे कारण लोगों में अविश्वास की भावना आ गई और लोग भड़क उठे। इसको समाप्त करने के लिए बहुत सारे लोग भूखे मरने लगे, उनको रोजगार नहीं मिलने लगा क्योंकि फैक्ट्रियों में काम अब मशीन से होने लगा, मजदूर लोगों को काम मिल नहीं रहा था। इसलिए इसे मुक्त करने के लिए, इसे बचने के लिए, लोगों को सहायता करने के लिए लेनिन ने क्या किया? नई आर्थिक नीति की घोषणा कर दी। नई आर्थिक नीति की घोषणा कर दी। नई आर्थिक नीति में लेनिन एक स्वप्नदर्शी विचारकों का था। उन्होंने वर्णन किया है कि लेनिन क्या है? स्वप्नदर्शी विचारकों था, बल्कि एक कुशल सामाजिक चिंतक और व्यवहारिक राजनीतिक भी था। यानी एक अच्छा सोच वाला, एक अच्छा समाज को विचार देने वाला, एक समाज को अच्छा मार्गदर्शन देने वाला, थॉट वाला लेनिन था। और इन्होंने 1921 ईस्वी में, इसको नोट कीजिएगा जरूर, 1921 ईस्वी में साम्यवादी नीति की घोषणा की, जिसमें मार्क्सवादी मूल्यों को कुछ हद तक समझौता करना पड़ा। यानी मार्क्सवादी जो सोच था उसके साथ इसको कुछ समझौता करना पड़ा और नई नीति बनाया, जिसे हम लोग नई आर्थिक नीति बोलते हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसको एनईपी से इंडिकेट करते हैं। एनईपी यानी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। इसमें पहला क्या था? पॉलिसी। इसी कुछ बातें हैं, इस बातों को आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा बुक में से भी या फिर ऐसे भी।
मैं बोल रहा हूं तो उसको नोट कर लीजिएगा। पहला था किसानों से जो अनाज है, अनाज ले लेने के स्थान पर एक निश्चित कर लगाना होगा, यानी जो अनाज किसानों उस पर कर देना होगा और बचा हुआ अनाज किसान का ही होगा और इस पे मन चाहे इस्तेमाल कर सकता है। यानी जो अनाज उपजा रहा है किसान, उस पे कर देना होगा, कर के बाद जो अनाज बचेगा वो अनाज किसानों का होगा, उसको जैसे चाहे वो उपयोग कर सकता है। अंग्रेजों के शासनकाल में ऐसे ही होता था इंडिया में। यद्यपि इस सिद्धांत को कायम रखा जाएगा और जमीन राज्य की है और इसके व्यवहार में जमीन किसानों को भी हो गई है, यानी ये जमीन टोटल राज्य का है, लेकिन राज्य ने क्या कर दिया है, जमीन को किसानों को दे दिया और किसान इसका अपने व्यवहार में उपयोग कर सकते हैं। अगली जो थी 20 से कम कर्मचारी वाले उद्योग को व्यक्तिगत रूप में चलाने का अधिकार मिल जाएगा, यानी जिस कंपनी में 20 से कम काम करने वाले लोग हैं उसको व्यक्तिगत एक आदमी मालिक हो जाएगा और उसको चला सकता है। अगला है उद्योग का विकेंद्रीकरण कर दिया जाएगा और निर्णय और क्रियान्वयन के बारे में विभिन्न इकाइयों के लिए काफी छूट दी जाएगी, यानी उद्योग धंधों में भी कार्य करने के लिए उसके नियमावली में भी कुछ तक की छूट दी गई। अगला है विदेशी पूंजियों को सीमित तौर पर नियंत्रित किया गया। अगला जो है व्यक्तिगत संपत्ति को जीवन बीमा के राजकीय एजेंसी द्वारा शुरू की गई। जीवन बीमा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होती है, ठीक है। विभिन्न स्तरों के बैंक खोले गए, बैंक में पैसा जमा कर सकते हैं, उसमें से निकाल सकते हैं, आप उसे लोन ले सकते हैं, कर्ज ले सकते हैं, अपना उद्योग बढ़ा सकते हैं, इसके लिए बैंक की स्थापना की गई। ट्रेड यूनियन को अनिवार्यता सदस्यता दे दी गई। ट्रेड यूनियन व्यापार संगठन होता है, उसको भी क्या किया गया, सदस्यता दे दिया गया, मान्यता दे दिया गया। लेनिन इस नीति द्वारा लेनिन के उत्पादन में कमी को नियंत्रण किया और परिणाम स्वरूप कृषक और औद्योगिक उत्पादन को में वृद्धि हुआ, यानी किसानों की भी उत्पादन जो थी उसमें वृद्धि हो गया, उद्योग धंधा में वृद्धि हुआ और लोगों ने इसकी आलोचना को फिर हटा दिया, यानी आलोचना करना छोड़ दिया। 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हो गई और उत्तराधिकारी की समस्या उत्पन्न हो गई। विभिन्न समूहों ने अलग अलग नेताओं के बीच में क्या हुआ, गंभीर संघर्ष हुआ। पूछ सकता है लेनिन की मृत्यु कब हुई, तो 1924 ईस्वी में हुई, ठीक है। इसकी मृत्यु के बाद आपस में लोगों में संघर्ष हो गया कि इसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा। तो 1929 ईस्वी में ट्रस्ट की निर्वासित कर दिया गया और 1930 के दशक में लगभग सभी नेता खत्म हो गए और जिसे क्रांति के बाद वर्षों के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव थे, कौन थे, स्टालिन कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव थे, जिनकी मृत्यु 1953 ईस्वी में हो गई। इसके बाद इन घटनाओं से सोवियत संघ पे समाजवाद के निर्णय में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और इसमें मार्क्सवादी क्रांति में मानवतावादी आदर्शों का विपरीत हुआ। परंतु दूसरी ओर स्टालिन के अथक प्रयास में रूस में विश्व के मानचित्र पर शक्तिशाली देश के रूप में सामने आया और 3 वर्षीय योजनाओं के फलस्वरूप रूस उन्नत औद्योगिक शिखर पर पहुंच गया और कृषि के आधुनिक और विज्ञान के आधुनिक तकनीकी को भी ये शामिल कर लिया। और द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद रूस एक महाशक्ति बनकर उभरा और इस युद्ध में शामिल रूजवेल्ट और चर्चिल तथा स्टालिन भी भाग लिए, जिसमें 3 दशकों में यहाँ पर गरीबी, भूखमरी जैसी जो समस्याएं थी वो समाप्त होके रूस एक महाशक्ति बनके उभरा। अगले टॉपिक है रूसी क्रांति का प्रभाव। रूसी क्रांति का क्या प्रभाव हुआ उसके बारे में जान लीजिए। तो यहाँ कृषकों की जो स्थिति थी, श्रमिकों का सरबराह वर्ग का, सभी के हाथों में सत्ता का बागडोर आ गया। रूसी क्रांति के बाद विश्व में विचारधारा के स्तर में बहुत विभाजन हुआ, बहुत लोगों की थॉट में परिवर्तन हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पूंजीवादी और सोवियत रूसी में शीत युद्ध शुरुआत हो गई। शीत युद्ध मतलब होता है एक देश के अंदर आपस में लोगों का युद्ध होना, लड़ाई होना, अपने में तर्क वितर्क होना। रूसी क्रांति के पश्चात आर्थिक नियोजन के रूप में एक नवीन आर्थिक मॉडल तैयार हुआ जो आगे चल के पूंजीवादी देशों ने इस मॉडल को अपनाया। जो अगला है, इस क्रांति की सफलता एशिया और अफ्रीका में उपनिवेश मुक्त करने का प्रोत्साहन दिया। यही था इस लेसन में जो कि आपका समाप्त हो चुका है। आप सभी इसका क्वेश्चन बना लेंगे, इसका टोटल क्वेश्चन बन जाना चाहिए। जो नहीं बनेगा कमेंट बॉक्स में ये कीजिएगा। कल शुरू होगी हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। कल हम लोग इस लेसन को आगे पढ़ेंगे। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। जय हिंद। आप लोग अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई कीजिए, बाहर ना निकलें।